मैं मानती हूँ कि बड़ा वो होता है, एक पंक्ति है कि उसका कद तुमसे भी ऊंचा होगा जो तुमसे झुक के मिलता होगा। करिए, निरंतरता काम में बनाए रखिए और अपनी प्रतिस्पर्धा सिर्फ अपने आप से रखिए। दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा आप मत कीजिए। हो सकता है कि आप दूसरे से ज्यादा लायक हो सकता है दूसरा आपसे ज्यादा लायक हो। आप अपने काम के प्रति स्वयं ईमानदार होइए और ईमानदारी से जो काम में आप लगे उसको करिए, तो मुझे लगता है सफलता मिलेगी। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं जनमन भारत। जनमन भारत में आपका स्वागत है। हम लोग अपना अलग अलग सेगमेंट चलाते हैं, अलग अलग प्रोग्राम करते हैं। इसमें आज हम इंस्पायर्ड भारत की बातचीत करते हैं। एक ऐसे शख्स की बातचीत करते हैं, ऐसे लोगों से बातचीत करते हैं जो दुनिया के तमाम लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, उनसे सीख ली जा सकती है। हमारे साथ एक ऐसी महिला है जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत जो की थी वो पत्रकार के रूप में की थी, उसके बाद शिक्षक के रूप में की, उसके बाद MPPCS की परीक्षा पास की, उसके बाद एज अ लेक्चरर इन्होंने ज्वाइन किया और आज जो है विभिन्न कॉलेज में, खास करके मेरे शहर मुजफ्फरपुर में इन्होंने कई कॉलेज में जो है एज अ प्रिंसिपल काम किया है और इनके काम की सराहना चारों तरफ हो रही है। तो सबसे पहले स्वागत है डॉक्टर ममता रानी जी। धन्यवाद। और ये नाम की मोहताज नहीं है, इनका जो नाम है वो काफ़ी है। हमारे शहर, यहाँ की बिहार यूनिवर्सिटी और अन्य यूनिवर्सिटियों में भी ये जाती रहती हैं और व्याख्यान देती रहती हैं और इनसे कई लोग सीख लेते हैं। मैम, आपके लिए क्या चैलेंजेस रहा शुरुआत में, चूँकि हम लोग जितना आपको जानते हैं, जितना समझते हैं? अब देखिए, मैं पारिवारिक तौर पर एक टूटे हुए परिवार से हूँ। मेरा मायका बहुत समृद्ध रहा। माँ पिताजी अच्छे पढ़े लिखे लोग, हम लोगों को अच्छी शिक्षा उन्होंने दी, लेकिन ससुराल की साइड में मुझे प्रताड़ना झेलनी पड़ी और बात यहाँ तक आ गई, अलगाव तक की बात आ गई। और उसके बाद एक समय ऐसा आया कि मेरे परिवार में किसी ने नौकरी नहीं की थी, सभी का अपना व्यवसाय है, लेकिन मुझे नौकरी के लिए निकलना पड़ा, मुझे मन बनाना पड़ा, क्योंकि मैं अगर नौकरी नहीं करती तो मेरे जीवन का कोई आधार नहीं था। माता पिता जब तक थे मैं जानती थी कि तब तक कोई दिक्कतें नहीं होंगी, लेकिन उनके बाद जो जीवन होता उसको सोचकर मैंने नौकरी के लिए कदम बढ़ाया। ये जो उस समय जब आपके साथ ये सब चल रहा था, काफी पहले की बात है, बड़ा चैलेंजेस था। समाज उस शायद एक्सेप्ट करे ना करे, समाज के स्वरूप में उसको देखे। क्या सोचती थी उस समय जब आपका ऐसा ये पहलू आया, जब एकदम से लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, जीरो पे आ गए हैं? उस समय सबसे बड़ी बात एक हुई कि मेरा जो स्वाभिमान था और आत्मविश्वास था वो दोनों आहत हुआ था और आत्मविश्वास मैंने लगभग खो दिया था। मैं 1 वर्ष तक मैंने आईना नहीं देखा, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझ में क्या कमी है कि मेरे साथ ईश्वर ने ऐसा किया। मैं पढ़ी लिखी थी, अंग्रेजी विषय से मैंने स्नातक किया था, तो मेरे साथ जो घटनाएं हुई उससे बहुत मैं दुखी थी। लेकिन मेरी माँ, वो अपने ज़माने की गांव की पहली मैट्रिकुलेट थी और बाद में उन्होंने PhD तक हम लोग को पढ़ाते हुए अपनी शिक्षा भी पूरी की। वो शिक्षा का महत्व जानती थी, तो उन्होंने मुझे इस शहर से दूर भेज दिया, ये कह के कि यहाँ रहेगी, लोग आएंगे और कहेंगे आहा बेचारी के साथ ऐसा हो गया, और ये जिंदगी भर बेचारी के टैग से बाहर नहीं निकलता। तो इसलिए मुझे उन्होंने पटना भेजा कोचिंग करने के लिए, वहाँ पढ़ाई करने के लिए, और वहाँ से आगे मेरी नौकरी की यात्रा शुरू हुई। उस समय जब आप बता रहे हैं आपकी माँ, तो माँ इंस्पिरेशन रही कि माँ को देखती थी कि माँ ने आपको इस कदर यहाँ तक पहुँचाया? बिल्कुल, माँ मेरी एक, लोग कहते हैं ना कि पढ़ने लिखने का मतलब सिर्फ नौकरी पाना नहीं होता है। पढ़े लिखे लोग अपने परिवार को अच्छे से संभालते हैं। मेरी माँ भी, मैंने बताया कि मैट्रिकुलेट थी वो और उनकी शादी हो गई। शादी के बाद बच्चे होते रहे और घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां रहीं, उसके बावजूद उन्होंने इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, MA किया, PhD किया, लॉ किया। हम लोगों ने कई बार हंसी में कहा कि आपको कौन सी नौकरी करनी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम लोग कहीं रुक न जाओ ये समझ के कि यह अंतिम पड़ाव है, इसलिए मैं आगे बढ़ती हूँ कि पढ़ाई जीवन को अच्छा बनाती है। तो माँ का पढ़ाने में और नौकरी के लिए चयन होने में बहुत बड़ा योगदान रहा। पिता से आर्थिक संबल मिलता था, पिता से मानसिक संबल भी मिलता था, एक बड़ा नाम शहर का। तो लेकिन पढ़ाई में
जो योगदान माँ का था वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। माँ प्रेरणा रही, माँ इंस्पिरेशन रही क्या? बिल्कुल माँ इंस्पिरेशन रही। सबकी माताएं इंस्पिरेशन होती हैं, लेकिन मेरे लिए जब जीवन एक मोड़ पर आकर रुक सा गया था तो मेरी माँ ने उस समय अपने आप को कठोर किया ताकि मैं कमजोर ना पड़ूं। तो ये एक बड़ा समझदारी भरा उनका कदम था और इसलिए मैं उनके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। आगे जो सफर रहा इसके बाद जब आप पटना गई, वहाँ पे पढ़ाई किया, ये कैसा सिलसिला रहा, किस तरीके से? पटना में मैं अपने दीदी के घर में रह के पढ़ती थी और उस समय मैंने कहा ना कि मेरा अलगाव का ये हो चुका था, तो दीदी भी पर कठोर शासन रखती थी क्योंकि उनको भी लगता था कि अगर यहाँ आके भी ये कुछ नहीं बनी तो फिर हम लोग की मेहनत बेकार है। और उनका संयुक्त परिवार था, संयुक्त परिवार की कई बातें सुननी पड़ती थी। जैसे मैं ईस्ट एंड वेस्ट कोचिंग में जाती थी तो कभी कभी दीदी जो भेजती थी रिक्शा वो नहीं पहुंच पाता था तो कोई वहाँ का लड़का मुझे बाइक पर बिठा के छोड़ जाता था। तो मेरी दीदी को एतराज़ नहीं, लेकिन उनके परिवार के लोग उस पर कई कहानियाँ बनाते थे, पढ़ने जाती है कि घूमने जाती है, ऐसे तो पढ़ ली, ऐसे तो हो गया, और आया था छोड़ने। तो इस तरीके की जो आम सामाजिक बातें होती हैं वो होती थी। लेकिन मेरी कितना चैलेंजेस लगता था उस समय? उस समय तो चैलेंज ये लगता था, उस समय मन में एक ही बात होती थी कि अगर मैं कुछ नहीं करूँगी तो मैं जिंदगी भर लोगों से मांग कर खाऊंगी। ये एक भीतर से बहुत व्यथित करता था और मांगना मुझे शुरू से पसंद नहीं। मेरी माँ भी मेरी ज़रूरतें समझ जाती थी, मुझे कहना नहीं पड़ता था, तो ऐसी आदत हो गई थी। तो कभी अब उसी बीच में जब मैं तैयारी कर रही थी, मेरे घर में मेरी छोटी बहन की शादी थी और मैं अपने ससुराल से हैंड टू माउथ एकदम आई थी, कुछ भी नहीं था, सब कुछ उन लोगों ने रख लिया था। तो अब शादी में पहनने के कपड़े नहीं थे, मन में इच्छाएं तो थी लेकिन कहूँ मैं किससे। तो उस समय हमारी बड़ी बहन है, उन्होंने और माँ ने बहुत सपोर्ट किया कि इसको कमी ना लगे। लेकिन मैंने उस समय एक मन बनाया कि चाहे 4 पैसे आए लेकिन अपने पैरों पे खड़ा होना है। मुझे कमा कर खिलाने वाला कोई नहीं है, मेरे माता पिता हैं, वो जब तक हैं दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद मुझे कौन देखेगा। तो ये चीज़ हमेशा मेरे अंदर चलता था और इसलिए ये मुझे मजबूती भी प्रदान करता था। आज तो चलिए, आज तो काफी आगे एडवांस हो गया है, आप ये काफी पीछे की बात करें, हमको लगता है कि 25-30 साल पहले की बात बिल्कुल हुई। बिल्कुल। तो ये कैरेक्टर एसिनेशन जो है, वो जो एक सिंगल वुमेन होती है, कल भी था आज भी है, उसके लिए क्या आप कहना चाहेंगे कि खास करके जब तो आप सिंगल होती हैं तो कैरेक्टर एसिनेशन जो है वो ज़्यादा होता है, लोगों के गॉसिप्स करना, उनके बारे में कमेंट करना, जबकि कोई एक महिला जो है वो संघर्ष कर रही होती है, उस समय वो अपने आत्मविश्वास को जगा रही होती है। तो शायद समाज में ऐसा लगता है कि उसको बूस्टअप करना चाहिए, उसको आगे लाना चाहिए। उस कंडीशन को आप किस तरीके से बताएंगे कि कोई आज की जो महिला है वो जो है, या जो पहले भी रही है, खास करके अभी की महिलाओं बच्चियों के लिए क्या ये ऐसा होना चाहिए? क्या आप देखिए, अभी का जो समय है ये बहुत पहले से सुधरा है। अब लोगों के पर्सनल चीज़ों पे खुलेआम लोग कमेंट नहीं करते हैं, आपस में बातें करते हो, छोटी जगहों पे बातें भी होती हैं। लेकिन उस समय लोग, कोई भी लड़की अपने भाई के साथ भी अगर बाइक पे जाती है तो एक फब्ती हो जाता था, और जिसका अलगाव हो गया उसके तह में कोई नहीं जाता था कि अलगाव क्यों हुआ, किसने क्या किया, उसको पति ने छोड़ दिया, ये एक उसके साथ लग जाता था कि पति ने छोड़ दिया। और ये उस समय से मेरे नौकरी में आने के बाद तक चला ये कि इसको तो पति ने छोड़ दिया। मेरे हंसने को, मेरे बोलने को लोग जज करते थे, आपके उन्मुक्त होने को जज। मैं अगर लोगों को लगता था कि मैं ठहाका लगा के क्यों हंसती हूँ। जब मैं MBDM कॉलेज में लेक्चरर के रूप में गई थी तो कुछ सीनियर प्राध्यापिकाएं थी, तो वो मुझे समझाती थी कि ऐसे ठहाका लगा के मत हंसो, तुमने क्या सोचा है, तुम किसी से शादी कर लो। हमने कहा जी जरूर कर लूँगी, बात को टाल ले। तो फिर उसके बाद अगली पंक्ति होती थी कि तो तुम शादी कर लोगी, ऐसे हंसोगी तो हस्बैंड छोड़ देगा। हमने कहा तो चलिए हम भी उसको छोड़ देंगे। तो वो मेरे बारे में उनका जजमेंट होता था कि ये एक बहकी हुई लड़की है, ये इसके ही में कुछ कमी होगी, इसके हस्बैंड ने छोड़ दिया। तो जजमेंटल होना बंद करिए,
कोई व्यक्ति को कोई हक नहीं, किसी भी व्यक्ति को, कि वो दूसरे के चरित्र के बारे में सर्टिफिकेट दे। किसने मांगा है सर्टिफिकेट आपसे? आप अथॉरिटी है सर्टिफिकेट देने के। लेकिन लोग अपने परिवार को नहीं देखते और दूसरे के परिवार की बहू बेटियों पर बहुत आसानी से जजमेंट दे देते हैं, ये बुरी है, ये बहकी हुई है, इसका ऐसा चाल ही है। तो ये जजमेंटल होना ये पहले से बहुत कम हुआ है। और मैं ये जरूर अनुरोध करूंगी कि मैं बहनों से इसीलिए कहती हूँ कि जैसे भाईचारा होता है वैसे बहनापा करिए और अपने कैरेक्टर में एक बात जरूर शामिल करिए कि किसी भी औरत की बुराई में आप शरीक ना हो। किसी भी औरत के चरित्र पर जब चर्चा हो आप उसमें शरीक ना हो, क्योंकि आप खुद एक महिला है। आज किसी और के साथ हो रहा है, कल आपके साथ, आपकी बेटी के साथ, आपकी बहन के साथ हो सकता है। संबंधों को लेकर के खास करके जो संबंध दरकते हैं, संबंध अलग होते हैं, सेपरेशन होता है, क्या मानती हैं उसको लेके? क्या परिवार तो एडजस्ट का चीज है? परिवार में तो बिना एडजस्ट किए हुए माँ का पिता के साथ, बेटी का माँ के साथ, सबका एक संबंध होता है। ये कहाँ तक है कि जो है इंसान एडजस्ट करे या संबंधों को, क्योंकि संबंध एडजस्टमेंट का चीज है। देखिए, कोई संबंध क्या, एक साथ दो व्यक्ति बैठे हैं एक बस में, एक सीट पर आजू बाजू दो व्यक्ति बैठे हैं, उनको भी एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्टमेंट जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है और संबंधों में एडजस्ट करना ही चाहिए। माता पिता के साथ बेटी का संबंध हो, भाई के साथ बहन का संबंध हो, हर जगह एडजस्टमेंट है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि वो एडजस्टमेंट तहाँ तक ही आप करिए जहाँ तक आपका स्वाभिमान पूरी तरह चकनाचूर हो जाए। अगर तो आपको उठना होगा, अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी होगी, आपके जान पर बन आए और उसके बावजूद आप अगर संबंध को ढो रहे हैं तो आप कायर हैं, क्योंकि जिंदगी ईश्वर ने एक ही दी है, एक ही दी है। आप रिवोल्ट करिए, आप विरोध दर्ज कीजिए, शालीनता से भी विरोध दर्ज किए जाते हैं, विरोध दर्ज कीजिए और मान लीजिए आपकी तमाम कोशिशों के बाद अगर नहीं निभ रही है तो स्वतंत्र कीजिए ना, वो भी अपनी जिंदगी जिए, आप भी अपनी जिंदगी जीने के लिए स्वतंत्र हैं और जीना चाहिए। जिंदगी एक बार होती है, तो जिंदगी जीने का हक है सबको है, अपनी फ्रीडम के साथ, अपनी आज़ादी के साथ। तो ये तो आपका एक पहलू रहा। दूसरा पहलू आपका, आप चूंकि काफ़ी इंस्पिरेशनल है, आपने काफ़ी लोगों को, आप एक इस शहर के लिए एक मॉडल है कि अगर कोई सिंगल वुमेन है तो वो एक मुकाम तक पहुंच सकती है। आपने 3 कॉलेज में एज अ प्रिंसिपल काम किया, रीडर काम किया, हिंदी पीजी विभाग जो है इंग्लिश का, उसमें आपने पढ़ाया भी। आज आपकी काफ़ी चर्चा होती है, खास करके आपके काम को लेकर के, आप इस कॉलेज में भी जाते हैं। ये इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, जब आप काम करने चलते हैं तो दुनिया तो वही है, दुनिया के लोग भी वही हैं, कुछ लोग बोलते हैं, आपको परवाह कितनी करनी है ये आपको तय करना है। अगर आप दुनिया की बातों को लेकर बहुत परवाह करते हैं और उसने ऐसा कह दिया, वो ऐसा सोच लिया, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे ये बोझ लेकर, तो थोड़ा झटकना पड़ता है। मैं भी जब आई तो जब मैं पहले कॉलेज में पंडोल में थी तो हम लोग जब कॉलेज में ज्वाइन किए, उसके बाद चाय का ग्लास आया, कटिंग चाय, और वो ग्लास उठाया, तब तक एक पूछते हैं वहाँ पर कि अपने कौन बिरादरी के लिए, मतलब मेरी जाति पूछी जा रही थी, क्योंकि मेरे नाम से मेरी जाति स्पष्ट नहीं होती है। तो मैंने पहले तो टहलाया, कहा कि मैं भारतीय हूँ जाति से, तो नहीं तो बोले कि ममता रानी पिताजी की लिखे छथिन, सिंह लिखे छथिन, बाबू साहब, मतलब इस तरीके से पहला प्रयास। तो दूसरा कि चाय जब होटो तक आया तो पूछा कि अब आप लोग का केस का क्या हुआ। हम लोग के जो उस समय 96 में बहाली हुई थी, केस हो गया था, तो लोग बहुत बेदर्दी से कमेंट भी करते थे, उन सबको झेलना पड़ा। फिर महिला होने के नाते कई बार अगर आप पुरुष कोई 10 बजे रात में एक साथ जाता है, कोई कुछ नहीं कहता है। महिला भी कभी मजबूरी हो सकती है, कहीं जाने के क्रम में ट्रेन छूट सकती है, कहीं रिक्शा नहीं मिल सकता है, कोई पुरुष अगर उसको पहुंचाने चले जाए तो उस पर भी बातें होती थी। मैं एक वाकया कहूँगी प्रिंसिपल होने के बाद की, कि ये चीज़ें कितनी है सोसाइटी में। CPE के लिए अप्लाई किया गया था, हम लोग दिल्ली गए थे और दिल्ली में बिहार विश्वविद्यालय के भी 5 कॉलेज थे और डिफरेंट विश्वविद्यालय के करीब 12-14 कॉलेजेस थे। तो मुझे वहाँ पर यहीं के कॉलेज के जो खुद भी एप्लीकेंट थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप वहाँ ज़्यादा नहीं बोलिएगा। तो हम बोले कि कॉलेज की मार्केटिंग करनी है तो मैं क्यों नहीं बोलूँगी। उसके बाद संजोग ये हुआ कि उस सत्र में पूरे बिहार में सिंगल
महंत दर्शन दास महिला महाविद्यालय को हमारे प्रयास से CPE मिला, कॉलेज विद पोटेंशियल, कॉलेज फॉर पोटेंशियल विद एक्सीलेंस। उसमें 2-2.5 करोड़ रुपए मिले कॉलेज के विकास के लिए। तो यहाँ के एक बहुत बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल थे, तो जब उनसे कहा गया कि MDDM को मिल गया, आपको नहीं मिला, तो उनकी टिप्पणी थी कि अरे वो ममता है ना, सबसे हंस हंस के बतियाती है तो उसको मिल गया। अच्छा। मतलब मैंने जो मेहनत की थी CPE के लिए वो मैंने रात जाके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थे उस पर टिप्पणी किसी ने नहीं की। मैं हंस के मिलती हूँ लोगों से, तो इसलिए मुझे CPE स्टेटस कॉलेज को मिल गया। तो ये जो सोच है इससे ऊपर उठने की जरूरत है, और ये जगह जगह मैंने महसूस किया। कोई बड़ा काम मैंने लिया, करने चले तो कॉलेज के, जब मैं प्रिंसिपल बनी तब कॉलेज के लोगों को ये विश्वास नहीं होता था कि मैं ये कर पाऊंगी। और छोड़ दीजिए, उसमें झंझट है, वो सब उधर से बाउंड्री करा रही थी मैं MSKB कॉलेज का, तो वह उधर से आपने तो काफी रिफॉर्म किया। काफी MSKB कॉलेज एक तरीके से वहाँ सुअर लौटता था, कुछ भी नहीं था। तो मेरे लिए वो एक चैलेंज था। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं वहाँ पहले दिन गई तो मैं आके रोने लगी कि वहाँ कुछ भी नहीं है। पापा से मैंने कहा इससे अच्छा मैं PG में पढ़ा रही थी, वहाँ तो कुछ भी नहीं है, टीचर्स के बैठने के लिए कुर्सियाँ तक नहीं है, चैम्बर नहीं है। तो पापा ने कहा कि भरोसा है ना आपको अपने आप पर, खाली स्लेट है, इबारत लिखिए। तो ये इतनी अच्छी बात उन्होंने कही। उसके बाद पहला काम मैंने बाउंड्री से शुरू किया। तो मुझे डराया गया कि बगल के स्कूल MSKB स्कूल के लोग हैं, पत्थर फेंकते हैं, गाली देते हैं, मारपीट तक करते हैं, और उनको लगता था कि मैं कम उम्र की महिला क्या करूँगी। मैंने कैंपस में बांस था, वो बांस मैंने उठाया, कहा मैं आगे रहूंगी, आप सब मेरे पीछे रहिएगा, जितना बांस बल्ला है सब उठा लीजिए और बाउंड्री वॉल बनेगा। और उस दृढ़ निश्चय के साथ मैंने काम किया। तो आज MSKB की सूरत ही बदल गई, पूरी बदल गई है। जी बिल्कुल। आगे से मार्केट है, बाउंड्री वॉल है, और काफी कॉलेज में ग्रीनरी है, काफी सी चीजें देखने काफी चीजें हैं। अब तो कोर्स भी उस समय मैं लाई MSKB में, मैंने वो 1 करोड़ 11 लाख रुपया 2009 में वो लौट गया था कॉलेज का। उस कॉर्पस फंड को मैं लग भिड़ करके ले करके आई, और आज जो बड़ी सी बिल्डिंग है वो बनवाया, जिसको कि पटना से आकर के इंजीनियर्स ने भी उसकी जांच की। उसके बाद वहाँ 2-3 वोकेशनल कोर्सेज लाए मैंने, और भी कई बिल्डिंग बनवाई, वॉशरूम्स बनवाए, टीचर्स के बैठने के लिए स्टाफ रूम, कुर्सी की व्यवस्था, तमाम चीज़ें। और बाउंड्री वॉल आगे की तरफ से वहाँ बाउंड्री वॉल टूटा हुआ था, और वो लाउड स्पीकर वाली गाड़ियाँ लगती थी, उसके आड़ में लोग शौच भी करते थे। बहुत दयनीय स्थिति थी, कॉलेज के पास पैसा नहीं था बाउंड्री वॉल बनाने का। मैंने पब्लिक कॉलेज पार्टिसिपेशन से बिना कॉलेज का 1 पैसा लगाए दुकानें वहाँ पर खड़ी की। उस समय पैक का आया था, पब्लिक अकाउंट कमेटी का आया था, तो उसी के तहत मैंने दुकानें बनवाया। 56 दुकान है, उससे किराया आता है। उस जगह 6 बजे शाम में चलना मुश्किल था, आज 10 बजे तक रौनक रहती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद मैम जो है MSKB के बाद फिर MDDM का सफर रहा, शहर का बड़ा कॉलेज, कैसा चैलेंज लग रहा था उस समय जब आप आई होंगी तो? लोगों ने उस समय भी अफवाह कसी थी कि MSKB में कुछ नहीं था, MSKB में तो ये कुछ बना दिया, MDDM में तो सब कुछ है, यहाँ क्या तीर मार लेंगे। तो वो भी चैलेंज था कि जहाँ सब कुछ है उसमें भी कुछ नया करके दिखाना है। तो CPE आया। उसके बाद CPE के फंड से हॉस्टल्स, क्लासरूम्स, स्पोर्ट्स रूम बने। वहाँ पर कोई ऑडिटोरियम या सभागार नहीं था, वो मैंने बनवाया। उसके बाद बहुप्रतीक्षित B.Ed का कोर्स, वो मैं 3 साल मैं लगातार दौड़ी हूँ NCTA में, और वहाँ पर अपील में गई, हमारे एप्लीकेशन को खारिज किया गया। मैं डॉक में खड़ा होकर अपील में, और तब मैं लड़कर B.Ed लाई थी, जो बहुप्रतीक्षित था। पहले की एक प्रिंसिपल भी उसके लिए कोशिशें उन्होंने की थी, लेकिन वो हो नहीं पाया, नहीं हो पाया। तो वहाँ पर B.Ed लाना, ज्योग्राफी में PG लाना, और छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए वहाँ मैंने बहुत कुछ किया, और मुझे वहाँ छात्राओं का प्यार भी भरपूर मिला। हॉस्टल फुल रहता था, एडमिशन्स में सभी सब्जेक्ट्स में सीटें फुल होती थी। मैंने कॉलेज कैंपस में ATM लगवाया। मैंने कॉलेज में सारे अकाउंट सेक्शन, जनरल सेक्शन को सबको कंप्यूटराइज किया। IQAC रूम नहीं था, वो बनवाया। बहुत कुछ वहाँ पर मैंने करके काम करके दिखाया। DST से, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, वहाँ से 1.25 करोड़ का फंडिंग लाए, और इंक्यूबेशन सेंटर मैंने वहाँ बनाया।
प्रयोग के लिए। तो बहुत कुछ वहाँ मैंने किया। एक बार फिर से जब दोबारा हुआ कि चलिए अब आरबीवीएम चल रहे हैं, हाँ। वो कैसा लगा कि भाई एमएसकेवी से एमडीडीएम से फिर ये आरबीवीएम, वहाँ भी चैलेंजेस है, शायद एलिस कॉलेज का एक पार्ट है, बड़ा मतलब व्यवस्थाएं जो थी वो उतनी मौजूद नहीं थी जितना अब आप इसमें कोशिश कर रही हैं कि इसको और बिल्कुल। एक छोटे कॉलेज से बड़े कॉलेज में जाना सुखद था। ऑब्वियसली एक बड़े कॉलेज से थोड़ा छोटे, मैं बहुत छोटा नहीं कहूँगी, लेकिन थोड़ा छोटे कॉलेज में आना मुझे वो भी एक चैलेंज ही लगता था। कॉलेज छोटा बड़ा तो अलग विषय है, विषय यह है कि जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे आपको जैसे वगैरह एमडीडीएम में जा रही हैं तो सारा कुछ है, लेकिन आरबीवीएम में आना फिर आपको लगता था कि फिर एक नया चैलेंज ले रही हैं, एमएसकेवी टाइप का है या इससे थोड़ा सा अपग्रेडेड है, और जो चीजें हैं उसको व्यवस्थित करनी पड़ेगी, कुछ लगता है ना। ये हुई कि एमडीडीएम से जब मेरे आने का समय था, उस समय नैक की तैयारियां वहाँ हो रही थी, तो मुझे बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट ने 6 महीने का वहाँ एक्सटेंशन दिया, लेकिन हवाला दिया गया राज्य भवन से भी कि 5 साल टेन्योर है तो 5 साल, उससे ज़्यादा नहीं, सो आपका ट्रांसफ़र करना होगा। तो उस समय शहर में महिला कॉलेज में, मैं महिला थी तो लोगों को लगा महिला कॉलेज देना चाहिए, तो आरबीवीएम कॉलेज था, खाली वहाँ परमानेंट प्रिंसिपल नहीं थे, तो मुझे आरबीवीएम भेजा गया। एक बार फिर से, हालांकि मैं मानसिक रूप से तैयार थी कि 5 साल बाद तो चलना ही है, जिस कॉलेज में दे दिया जाए। तो आरबीवीएम मेरे घर से नज़दीक था, लेकिन ये चीज़ें थी कि यहाँ अपने वोकेशनल कोर्सेज नहीं थे, कहीं नहीं, अलावे भी कॉमर्स स्ट्रीम नहीं था, हॉस्टल नहीं, कैंपस बहुत छोटा सा, तो मुझे लगता था मैं यहाँ क्या ही कर पाऊँगी। लेकिन आने के बाद लोगों की मुश्किलें मैं सुनती हूँ। मेरी एक बात है कि मैं टीचर से भी बात करती हूँ, मेरे पास बच्चे आते हैं, बच्ची आती हैं, उनकी भी मैं सुनती हूँ और उस हिसाब से फिर आगे अपना कदम तय करती हूँ। तो यहाँ भी आने के बाद बच्चों की स्थिति को देखा तो कई क्लासरूम्स, फिर अभी यहाँ भी IQAC हॉल, छात्राओं के लिए सामान्य सदन और परिसर को एक नया अच्छा स्वरूप मैंने दिया और एक परिवार जैसा वातावरण यहाँ भी बन गया। यहाँ भी काम करने का मौका मुझे मिला, यद्यपि इस कॉलेज के पास कोई फंड नहीं था, लेकिन कॉलेज का जो भी पैसा था उसको एक पैसा को बड़ी सूझबूझ के साथ मैंने कॉलेज में लगाया। और आज सभी कहते हैं कि आरबीवीएम का स्वरूप बदल गया है, आरबीवीएम की लड़कियां कई क्षेत्रों में अच्छा कर रही हैं। अपने कानों तक आता है, लोग कहते हैं। अच्छा। जो आते हैं पुराने लोग कहते हैं अरे ये तो कॉलेज का लुक ही बदल गया। कॉलेज में तो बड़ा वाइब्रेंट वातावरण है, टीचर्स वगैरह सब मिल के बैठते हैं, गप करते हैं, बड़ा अच्छा है। तो ये चीजें सुनती हूँ तो लगता है कि चलो हमारी मेहनत सफल हुई। इसके बाद जो अब आरबीवीएम है, इन सारी चीजों में जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाना और पढ़ाना, दोनों में क्या फर्क लगा, कहाँ मजा आ रहा था? देखिए, एक बात मैं कहूँ, ज्ञान देने का एक अपना अलग आनंद है। और मैं पढ़ाती थी तो मैं बहुत ही लोकप्रिय शिक्षिका थी। आपको मैं बताऊं कि मेरे क्लास के लिए 3:50 तक लड़कियां रुकती ही नहीं थी, बल्कि अगर क्लासरूम में जगह नहीं मिलती थी हॉल में तो खड़ी भी रहती थी। तो मैंने एक शिक्षक के रूप में बच्चों का बहुत प्यार पाया है। और उसी तरीके से मैं बहुत ही पॉपुलर टीचर थी जब मैं एडवांस कोचिंग में पढ़ाती थी। तो मैंने शिक्षक के रूप में, की बात है? ये मेरे नौकरी में आने से पहले की बात है। मैं पत्रकारिता जगत से कुछ दिनों तक जुड़ी थी और उसी के बाद मैं ये एडवांस कोचिंग वगैरह में साथ साथ पढ़ाती भी थी और उसी के बाद मेरा चयन हुआ था। तो अच्छी शिक्षिका के रूप में मैं जानी जाती थी, मुझे सबका स्नेह प्यार मिलता था। कई जगह पेपर प्रेजेंटेशन, इंटरनेशनल लेवल पर पेपर प्रेजेंटेशन, इन सब में मुझे अच्छी वाहवाही मिली सब जगह। तो उसका एक सुख अलग था। कहीं भी जाना, कोई भी जगह से कोई बच्चे निकल के प्रणाम मैडम मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, इस बैच की हूँ, मैं अभी यहाँ बैंक में हूँ, मैं अभी, तो वो बड़ा सुख देता है। लेकिन मुझे लगता था हमेशा कि मैं अगर एक टीचर के रूप में एक क्लासरूम के 200 बच्चे हैं मान लीजिए अंग्रेजी के, तो मैं उनके लिए कुछ कर पा रही हूँ। लेकिन एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक कॉलेज में 3000 बच्चे हैं, मैं 3000 बच्चों के लिए कुछ कर पाऊंगी। तो ये सोच लेकर के मैंने प्रिंसिपल के लिए आवेदन दिया, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि मैं प्रशासनिक तौर पर अच्छा कर पाऊंगी। ऐसी मेरी घर में भी ट्रेनिंग है, मेरी इच्छा भी थी, तो इसलिए मैं प्रिंसिपल वाले में, मतलब लगता है कि यार चैलेंज है, इसको लिया जाए, किया जाए, बेहतर किया जाए, प्रूफ भी करती हैं बार बार। मैं हमेशा कुछ करती रही। जैसे मैं NSS की प्रोग्राम ऑफिसर रही जब मैं MBBM में शिक्षिका थी, तो उस समय मैंने 2 बार बेस्ट प्रोग्राम ऑफिसर का खिताब लिया। मैं यूनिवर्सिटी की पहली महिला
पदाधिकारी बनी, एनएसएस की कोऑर्डिनेटर, प्रभारी कोऑर्डिनेटर मैं 4 महीनों तक रही थी। तो इन अलग अलग क्षेत्र में जाके काम करना, सीखना, एक सीखने की टेंडेंसी है, तो सीखना, ये चीज़ें मुझे हमेशा अच्छी लगती थी और लगता था कि ये चीज़ तो मैंने कर लिया। आत्मा मेरी बेचैन है, मैं कोई चीज़ पा के बस उतना पर संतुष्ट नहीं होती हूँ, मैं आगे भी कुछ की तलाश में रहती हूँ, तो उसी कुछ की तलाश में आगे होती। मैं मानती हूँ कि बड़ा वो होता है, एक पंक्ति है कि उसका कद तुमसे भी ऊंचा होगा जो तुमसे झुक के मिलता होगा। क्या बात? तो मैं ये मानती हूँ कि दोस्ती यारी में पद नहीं होता, उसमें सिर्फ फीलिंग्स होती है और वो मैं जीती। मैम, मेरा ये था मानना कि जैसे आप कितना, क्या मेहनत हुआ, क्या चीज़ें रही, ममता रानी जो है अपने सहपाठी सहमित्रों से आगे निकली, खास करके आज आप प्रिंसिपल हैं, आपकी महत्वाकांक्षाएं, आप चैलेंज लेती हैं, आप चैलेंज एक्सेप्ट करती हैं, अपने चीज़ों को बखूबी निभाती हैं। शायद यही कारण है क्या सक्सेस होने का, यहाँ तक आने बिल्कुल। का? देखिए, मैं मानती हूँ कि सफलता का कोई शॉर्टकट जैसे वैसे आपने बताया कि एनएसएस की मैं इंचार्ज थी, शायद उस समय आप बहुत अच्छा कर रही होंगी, आप काफी अपने चीजों को अच्छे से मैंने represent कर रही सड़कों होंगी। पे झाड़ू चलाया है, कूड़े उठाए हैं, एनएसएस कार्यक्रम पता है, बाढ़ में अपने को खतरे में डाल करके मैं बाढ़ पीड़ित के बीच में कपड़े लेकर के, दवाइयाँ लेकर के गई हूँ। सक्सेस क्या मेरा मानना है, मैं ये कहना था कि आपका सक्सेस जो है वो क्या कि इसी वजह से आया कि आपने चैलेंजेस को स्वीकार किया, बिल्कुल। आपने उन चीजों की ओर आगे देखा, जैसे सिर्फ पढ़ा लेती तो चलिए ठीक है यार, हाँ, वैसे भी कर चल लूँ। जाता। मैं नौकरी में आई थी अपने जीविकोपार्जन के लिए, जी। तो वो एक सैलरी जो मिलती थी मैं उसमें खुश थी। जी। मेरे बच्चे नहीं है जिनकी शादी करनी है, जिनको पढ़ाना है, इसलिए मेरी ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि मुझे और आगे बहुत कुछ करना है। ये मेरी ललक थी, मेरे अंदर का एक, मेरे आगे बढ़ने की पिताजी, चाहत। हाँ, मेरे पिताजी ने हम लोगों को जिस तरीके से सिखाया पड़ा वो वर्कोहलिक बना दिया। जैसे चूहा होता है ना, चूहा अगर कुतरेगा नहीं तो उसके दांत उसका बढ़ता जाएगा और उसके वजन से वो मर जाएगा। हम लोग वर्कोहलिक है, हर दिन के अंत में जरूर सोचते हैं कि आज की उपलब्धि क्या रही। तो ये जो चीजें हैं कि हाँ करना है, फिर कोई काम मुश्किल है तो फिर सोचती हूँ कि कोई तो करता ही है, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती। तो लगती हूँ और निरंतरता बनाए रखना ये एक बड़ा चैलेंज है। कभी कभी ऊब होती है, कभी आपको ढंग से उसका फल नहीं मिला तो मन करता है छोड़ दें, इसके पीछे क्यों। जैसे राजनीति, मैं राजनीति में हूँ, 25 वर्षों से हूँ। कभी कभी बहुत हाइक मिला, अच्छी जगहों पर गई, कभी कभी मैं नेपथ्य में भी रही, कभी मन किया कि छोड़ दूं, फिर कुछ ऐसा मैंने किया कि लोगों की वाहवाही मिली, मुझे खुद भी संतुष्टि मिली। तो ये अप्स एंड डाउन्स के साथ बढ़ते हुए मैं अपने जॉब के साथ साथ राजनीति को भी बेहतर समय दे पाती हूँ। तो अब आगे जो है क्या योजनाएं हैं जीवन को लेकर, और दूसरा दो सवाल अब बच गया कि एक तो क्या योजना है और दूसरा कि आप महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी सक्सेस के लिए, वो किस तरीके से सक्सेस है। तो पहला सवाल यह कि आगे की क्या योजना है। देखिए, आगे की योजना ये है कि मैं आज के डेट में प्रोफेसर हूँ, वाइस चांसलर बनने की योग्यता रखती हूँ, क्षमता रखती हूँ। तो मेरा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, 3 प्लान है मेरा। राजनीति में रुचि है, मोदी जी की पार्टी में हूँ, तो मोदी जी महिलाओं के लिए जो कर रहे हैं उससे प्रभावित भी हूँ और मुझे लगता है कि मोदी जी महिलाओं को आरक्षण भी देने वाले हैं। तो मेरी एक तमन्ना यह भी है कि मैंने कॉलेज के 3000 बच्चों के लिए कर लिया, अब शहर के 17-18 लाख लोगों के लिए भी कुछ करने का मौका मिलना चाहिए। तो मैं विधायक के लिए भी मैं सोचती हूँ कि अगर पार्टी मुझे टिकट देती है, मौका देती है, मुझ पर भरोसा जताती है, तो मैं ये चुनाव लड़ना चाहती हूँ। ये मेरा प्लान ए है। प्लान बी है कि अगर किसी कारणवश ये नहीं हुआ, क्योंकि राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं होता, तो मेरा एक बनाया हुआ अपना काम किया हुआ फील्ड है, वो फील्ड है टीचर के रूप में, प्रोफेसर के रूप में, और वो मंजिल ये वाइस चांसलर तक जाती है। तो आगे मैं वाइस चांसलर के लिए एप्लीकेंट होंगी, वो है। अगर वो प्लान बी है, वो सक्सेस हुआ तो ठीक है। अगर ये 3 भी नहीं है तो सी में मैं जब तक मेरी सर्विस है, अवधि है, मैं प्राचार्य के रूप में तो रहूंगी नहीं, तो ये कॉलेज से जो दूसरे कॉलेज में जाऊंगी तो फिर उसकी किस्मत संभालूंगी, वहाँ पे फिर फॉर्म करेंगे। महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी, महिलाओं के लिए खास करके जो वर्किंग महिला है और जो काम कर रही महिलाओं की? मैं तो ये कहती हूँ, इसे हो सकता है कि स्त्री सशक्तिकरण की जो महिलाएं हैं वो उसको उल्टा मतलब निकाल लें।
लेकिन मैं ये समझती हूँ कि महिलाएं अपने आप को कमजोर समझती हैं, इसलिए उनके साथ ऐसी चीजें होती हैं। सबसे पहली बात कि अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। हम मांगेंगे नहीं, जो मेरा हक है वो हम लेंगे। हम मांगने की आदत छोड़ दें, हक लेने की। और हक कैसे मिलेगा? तो अपने आप को साबित। देखिए, महिलाओं को आज भी साबित करना होता है। कोई डीएम अच्छा काम करता है, अगर वो पुरुष है, स्वाभाविक लोग कहेंगे कि अच्छा डीएम है, लेकिन कोई महिला आएगी अच्छा काम करेगी तो करके दिखा दी। यानी महिलाओं को आज भी एक हिडन चैलेंज है, उसको साबित करना है, हाँ, खुद को। तो अपने आप को साबित, हाँ, यूज टू नहीं है, अपने आप को साबित कीजिए। अपना कोई अगर मर्द या कोई पुरुष कर रहा था, अच्छा यार ये तो कर ही सकता है, ये तो कर ही सकता है। महिला है तो भाई यार इसने किया। देखिए, कहीं कहीं बाधाएं हैं। जैसे अब मैं आज की बात बताती हूँ। मुझे आज एक कवि सम्मेलन में जाना था और मेरे चालक के घर में एक मृत्यु हो गई और नहीं आया, मैं नहीं जा पाई। तो पुरुषों के साथ ऐसा नहीं होता, तो वहाँ पर कटाक्ष भी होता है कि अपने से कहते ड्राइवर न आते तो अपने साथ न आते। मजबूरी ये नहीं है, मैं खुद भी ड्राइव करती हूँ, लेकिन रात में कहीं जाना है तो वातावरण वैसा नहीं है हमारे समाज का। आए दिन घटनाएं होती हैं, तो अगर मैं चली जाऊंगी और कोई घटना हो जाएगी तो यही समाज कहेगा कि बड़का प्रिंसिपल रहा थे ना, इतना ना बुझे, कला निकल रहे थे। आज जो महिलाओं का चेन छीना जाता है तो बहुत लोग ये बोलते हैं कि जान रही है, रोज पढ़ रहे तो चेन पहन के जाती गए हैं। तो ये एक सिचुएशन है। अभी भी समाज को बहुत समय लगेगा जिस बराबरी की हम बात करते हैं उस बराबरी में आने पर। जब तक लैंगिक हिंसा होती रहेगी तब तक महिलाओं को थोड़ा विशेष सुरक्षा दायरा अपने इर्द गिर्द लेके चलना होगा। ये स्त्री सशक्तिकरण के मैं विरोध में नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये बात है। और आप अपने आप को साबित करिए, निरंतरता काम में बनाए रखिए और अपनी प्रतिस्पर्धा सिर्फ अपने आप से रखिए। दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा आप मत कीजिए। हो सकता है कि आप दूसरे से ज्यादा लायक हो सकता है दूसरा आपसे ज्यादा लायक हो। आप अपने काम के प्रति स्वयं ईमानदार होइए और ईमानदारी से जो काम में आप लगे उसको करिए, तो मुझे लगता है सफलता मिलेगी। बिल्कुल। तो आप उसके उदाहरण दिए कह सकते हैं। तो ये हमारे साथ थी डॉक्टर ममता रानी, वर्तमान में आरबीवीएम कॉलेज मुजफ्फरपुर की प्रिंसिपल है। इससे पहले मीडियम की प्रिंसिपल थी, उससे पहले एमएसकेबी की प्रिंसिपल थी। इन्होंने बेबाकी से बताया अपने जीवन के अनछुए पहलू को भी और अपने प्रशासनिक पहलू को भी, पढ़ाने के पहलू को भी। ऐसे ही मुलाकातें होती रहेंगी किसी अन्य शख्सियत के साथ। आज हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पढ़ाई वही जो नौकरी दिलाए, इसीलिए दून इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज लाए हैं मेडिकल फील्ड से जुड़कर आगे बढ़ने का मौका। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम कोर्सेज के साथ प्लेसमेंट असिस्टेंस और हॉस्टल एंड बस फैसिलिटी उपलब्ध। एसकेएमसीएच मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में ट्रेनिंग और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा 4 लाख तक के लोन की सुविधा भी। विजिट NH22 फकुली चौक के नजदीक मुजफ्फरपुर। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। एमबीबीएस करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, जीएनएम करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, बी फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, पढ़ने रहने खाने के साथ। बीपीटी करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।